Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today we are going to study Indian Contract Act 1872. कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इंडिया में जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उनके ऊपर अप्लाई होता है। ये कब अप्लाई होता है? जब किसी पार्टी में डिस्प्यूट होता है कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंसेस को लेकर या उनकी किसी ओब्लिगेशन या किसी ने उसका ट्रांजैक्शन के ऊपर, तब ये उन पर अप्लाई होता है। ये इनेक्ट हुआ था 25 अप्रैल 1872 में। और ये कमेंस कब हुआ था? ये कमेंस हुआ था 1 सितंबर 1872, मतलब 1 सितंबर 1872। तो इसका पहला सेक्शन क्या कहता है? देखिए, पहला सेक्शन कहता है शॉर्ट टाइटल। इसका टाइटल क्या है? तो इसको हम क्या बोलते हैं? द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872। द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट, ये कहाँ कहाँ लागू होता है और कब इसका शुरुआत हुआ था? तो ये होल ऑफ द इंडिया में लागू होता है, एप्लीकेबल है। पहले ये इसका एक्सेप्शन थी, जम्मू और कश्मीर में अप्लाई ही नहीं होता था, पर ये आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद 2019 के बाद होल ऑफ द इंडिया एप्लीकेबल होगा। मतलब ये एक्सेप्शन जो थी जम्मू और कश्मीर की, ये हटा दी गई है। अब ये पूरे होल ऑफ द इंडिया में एप्लीकेबल होगा। तो देखते हैं, इसका अगला सेक्शन है सेक्शन 2। सेक्शन 2 में क्या है? सेक्शन 2 में इसकी कुछ डेफिनेशन दे रखी हैं और जो हमारे पूरे इस एक्ट में यूज की जाएंगी। सेक्शन 2, इंटरप्रिटेशन ऑफ क्लॉज। इंटरप्रिटेशन ऑफ क्लॉज ज़्यादातर सभी एक्टों में देखा होगा आपने, सेक्शन 2 में ही मेनली सभी एक्ट की जितनी भी डेफिनेशन, वर्ड्स का मतलब क्या होता है, वो सारी डेफिनेशन इसी में कंटेन होती हैं। तो हमारा पहला क्लॉज है ए। तो क्लॉज ए किसके बारे में बताता है? क्लॉज ए बताता है ऑफर या प्रपोजल क्या होता है। प्रपोजल क्या होता है, ये हमारा क्लॉज ए बताता है। तो उसको हम यहाँ पढ़ते हैं। ये क्या कहता है? When one person signifies to another his willingness to do or to abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of that other to such act or abstinence, he is said to make an proposal। मतलब जब कोई एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन को अपनी विलिंगनेस बताता है, किसके लिए? उसकी असेंट मतलब उसकी कंसेंट लेने के लिए, टू डू और नॉट टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग। इसको हम यहाँ एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे ये पर्सन ए है और ये पर्सन बी है और इसके पास अपनी कार है, ये अपनी कार को बेचना चाहता है और ये ए से ऑफ़र देता है कि तुम मेरी कार बाय करोगे। ये ए को ऑफ़र देता है, विल यू बाय माई कार। और बी को अगर ख़रीदनी होगी तो क्या करेगा? एक्सेप्ट कर लेगा। अगर नहीं ख़रीदनी होगी तो डिक्लाइन कर देगा, कोई जवाब नहीं देगा। ठीक है, ये दो कंडीशन होंगी। तो जो ए है अपनी कार को बी को सेल करने के लिए, उसको बाय करने के लिए बोल रहा है। जो इसकी इच्छा है, जो इसकी विलिंगनेस है, किसके लिए? कि तुम खरीदोगे कि नहीं, मतलब उसकी कंसेंट लेने के लिए। तो ये चीज़ क्या कहलाएगी? ऑफर। जो ए बी को अपनी कार बाय करने के लिए बोल रहा है वो कहलाता है ऑफर। अब हम वापस आ जाते हैं अपने उस पर अपना। ये आई होप आपको समझ गया होगा। अब दोबारा से पढ़ लेते हैं। व्हेन वन पर्सन मतलब आप मान के चलिए पर्सन ए सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू, मतलब वो ए पर्सन बी को अपनी विलिंगनेस जाहिर करता है कि विल यू बाय माई कार, मतलब तुम मेरी कार खरीदना चाहते हो कि नहीं। किसके उद्देश्य थे? ऑब्टेनिंग द असेंट, ऑब्टेनिंग द असेंट, उसकी कंसेंट लेने के लिए। तो
सच एक्ट और एब्सटिनेंस, मतलब जो एक्ट है उसने विलिंगनेस से बोली उसको क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे प्रपोजल। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्लॉज आता है क्लॉज बी। देखिए क्लॉज बी क्या कहता है, क्लॉज बी बताता है कि प्रॉमिस क्या होता है। किसके बारे में, प्रॉमिस। प्रॉमिस क्या होता है, तो प्रॉमिस क्या होता है, when the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is to be accepted. A proposal when accepted becomes a promise. When proposal when accepted becomes a promise, मतलब जब कोई एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन को अपनी कोई विलिंगनेस, उसकी कंसेंट देने के लिए उससे ऑफर देता है, और जो जिस पर्सन को देता है वो उसमें अपनी असेंट मतलब कंसेंट दे देता है, उसको प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है, तो जो एक्सेप्टेंस होती है वो क्या बन जाती है, प्रॉमिस। आइए हम सेम एग्जांपल प्रीवियस एग्जांपल से समझते हैं। तो जैसे मान के चलिए यहाँ पे ए ने अपनी कार सेल करने के लिए, बाय करने के लिए बी से बोला था, और बी ने उसको एक्सेप्ट, अगर बी उसको एक्सेप्ट कर लेता है, क्या कर लेता है, उसको एक्सेप्ट अगर उसको कर लेता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रॉमिस। बी उसको एक्सेप्ट कर लेता है कि मैं तुम्हारी कार 5 लाख रुपए में खरीद लूँगा, तो ये ट्रांजेक्शन पूरी क्या हो जाएगी, प्रॉमिस। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। when the person to whom proposal is made, to whom proposal is made मतलब पर्सन बी जिसको ऑफर दिया गया था, मेड सिग्निफाई असेंट देयर टू, उस ऑफर के लिए उसने असेंट, अपनी कंसेंट दे दी, मतलब जो प्रपोजल है इस सेट टू बी एक्सेप्ट, उसने वो प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। जब उस प्रपोजल को वो एक्सेप्ट कर लेता है तो वो बन जाती है प्रॉमिस। आई होप ये भी आपको समझ गया होगा। अब आता है नेक्स्ट क्लॉज सी। क्लॉज सी किसके बारे में कहता है, क्लॉज सी कहता है प्रॉमिसर और प्रॉमिसी क्या होता है, प्रॉमिसर और प्रॉमिसी क्या होता है। तो देखिए हम, द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड द प्रॉमिसर। मेकिंग द प्रपोजल, जो प्रपोजल को दे रहा है वो होता है प्रॉमिसर। द पर्सन एक्सेप्टिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड द प्रॉमिसी, जो प्रपोजल को एक्सेप्ट कर रहा है वो होता है प्रॉमिसी। ये देखिए यहाँ पे ये ऑफर दे रहा है, ये मेक कर रहा है, ये प्रपोजल दे रहा है, तो ये क्या है, प्रपोजर। और ये क्या कर रहा है, ये एक्सेप्ट कर रहा है, एक्सेप्ट दी प्रपोजल। तो इसको हम क्या कहेंगे, प्रॉमिसी। इसको प्रपोजर को हम ये भी कह सकते हैं प्रॉमिसर। ठीक है, आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्लॉज डी पर। क्लॉज डी किसके बारे में कहता है, क्लॉज डी कहता है कंसीडरेशन। किसके बारे में, कंसीडरेशन। कंसीडरेशन क्या होता है, कंसीडरेशन का मतलब होता है व्हेन द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हैज डन और एब्सटेन्ड फ्रॉम डूइंग, or does or abstain from doing or promises to do or abstain from doing something. Such act or abstinence or promise is called a consideration
फॉर द प्रॉमिस। इसका मतलब ये पर्सन ए है और ये पर्सन बी है, ठीक है। ए बी को कोई काम करने के लिए बोलता है कि तुम ये एक्ट टू डू एक्ट, या तुम या कोई काम कर दो, और या मतलब उसको डिलीवरी के लिए कुछ बोलता है, एक्ट के लिए डिलीवरी ऑफ गुड्स, डिलीवरी ऑफ गुड्स। और उसके बदले में ये इसको क्या देते, ये बी है, ये गुड्स डिलीवरी कर देता है, डिलीवरी ऑफ गुड्स। और ये उसके बदले में ये क्या देता है, उसको मनी देता है, कितने, 10 लाख रुपए। और जो डिलीवरी ऑफ गुड्स है उसको ये प्रॉमिसी भी कर सकता है, या इसके बिहाफ पे कोई अदर पर्सन भी कर सकता है जिसको प्रॉमिसी अपॉइंट करेगा। और ये फिर इसको करना किस पे होगा, डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर, डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर। मतलब ये ए है जो प्रॉमिसर है, बी को बोलता है कि ये तुम डिलीवरी गुड्स, मुझे ये सामान मंगाना है, ये डिलीवरी गुड्स तुम एक पर्टिकुलर प्लेस पे या उसके गोडाउन पे रख देना, वहाँ पे डिलीवरी कर देना। और ये बी या तो खुद करेगा या किसी इसके भी यहाँ पे जो पर्सन होगा उसकी गुड्स को ये डिलीवरी यहाँ दे आएगा ये, और बदले में ए है उसको 10 लाख रुपए उसके लिए गुड्स के लिए दे देगा बी को। तो जो ये 10 लाख रुपए हैं ये बी के लिए क्या हो जाएगा, ये जो 10 लाख रुपए हैं ये बी के लिए क्या हो जाएगा, कंसीडरेशन। और जो ये गुड्स हैं ये ए के लिए कंसीडरेशन हो जाएगा। मतलब जो ए को गुड्स मिले हैं वो उसके लिए कंसीडरेशन है, और जो बी को 10 लाख रुपए मिले हैं ये उसके लिए कंसीडरेशन है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। और अगला है ई। ई क्या कहता है, एग्रीमेंट क्या होते हैं, एग्रीमेंट एग्रीमेंट क्या होते हैं, एवरी प्रॉमिस और एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। कोई एक प्रॉमिस या प्रोमिसेस का सेट जो कंसिडरेशन फॉर्म करते हैं एक दूसरे के लिए, उसको हम कहते हैं एग्रीमेंट। जैसे यहाँ से आप एग्जाम्पल से समझिए, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, ये क्या होता है, प्रॉमिस। तो एवरी प्रॉमिस और एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस प्लस कंसीडरेशन फॉर ईच अदर
क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एग्रीमेंट। आई होप ये चीज़ समझ में आ गया। मतलब जब प्रॉमिस के साथ जब दो पार्टी कौन एग्रीमेंट की या उसकी प्रपोजल की एक दूसरे के साथ कोई काम करने के लिए प्रॉमिस को एक्सेप्ट कर लेते हैं और प्लस में कंसीडरेशन आ जाता है। कंसीडरेशन क्या होना चाहिए, लॉफुल कंसीडरेशन। तो जब वो दोनों जुड़ जाते हैं तो क्या हो जाता है, एग्रीमेंट। तो और अगला आता है एफ, क्लॉज एफ। क्लॉज एफ में क्या है, रेसिप्रोकल प्रॉमिस। रेसिप्रोकल प्रॉमिस। रेसिप्रोकल प्रॉमिस क्या होता है, प्रोमिसेस विच फॉर्म द कंसीडरेशन। कौन से प्रॉमिस, जो कंसीडरेशन फॉर्म करते हैं या पार्ट ऑफ कंसीडरेशन फॉर ईच अदर। कंसीडरेशन या पार्ट ऑफ कंसीडरेशन आज कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रॉमिस। देखिए यहाँ से हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। ये देखिए, ये ए है, ये बी है। बी ने बोला कि मेरी ये अपनी बाइक को क्या करना चाहता है, सेल दी बाइक, इसको बी को, और बी उसको बाय करना चाहता है कितने की, 2 लाख रुपए की। ठीक है, ये दोनों के लिए कंसीडरेशन हो गया। ये ए के लिए 2 लाख रुपए हो गए और बी के लिए क्या हो गया, बाइक हो गई, उसको बाइक आ रही है। तो इसमें ये बी क्या कहता है कि मैं 2 लाख रुपए तो तुमको दे दूंगा, पर 2 लाख में से 1 लाख रुपए तो अभी दे दूंगा। ठीक है, मतलब ₹1 लाख तो अभी दे दूंगा एट प्रेजेंट, और ₹1 लाख जो रिमेनिंग अमाउंट है वो आफ्टर सम टाइम। ठीक है, तो ये क्या बोलता है कि ठीक है, तुम 1 लाख रुपए तो अभी दे दो, 1 लाख रुपए तो अभी दे दो, और ये बाइक भी तुमको अभी साथ की साथ दे देगा। पर क्या है, जब तुम बचे कुछ 1 लाख रुपए दोगे तब जाके ये बाइक के क्या देगा, पेपर्स। मतलब बाइक के पेपर्स कब यह देगा, जब ये बाकी के 1 लाख रुपए हो जाएंगे। तो मतलब ये पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन, पार्ट ऑफ आधा कंसिडरेशन का एक हिस्सा 1 लाख रुपए इसने दे दिया और बाइक इसने दे दी। इसके पास अभी पेपर रिमेनिंग बचे हुए हैं, पेपर इसके पास बचे हुए और इसके पास 1 लाख रुपए बचा हुआ है। तो जब ये इसको 1 लाख रुपए दे देगा तो ये भी बाइक के पेपर दे देगा। तो इसको क्या कहते हैं हम, रेसिप्रोकल प्रॉमिस। मतलब अगर ये 1 लाख रुपए देगा तो ही ये तुमको पेपर देगा। मतलब उल्टा, एक दूसरे के लिए प्रॉमिस, एक का प्रॉमिस दूसरे पे पेपर का देना, 1 लाख रुपए के ऊपर डिपेंड होना, ये होता है रेसिप्रोकल प्रॉमिस। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अगला है void agreement. An agreement not enforceable by law is said to be void. मतलब जो एग्रीमेंट इन्फोर्सिएबल भी नहीं है लॉ के द्वारा तो वो क्या है, void है। और ये भी हम यहाँ देखिए एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं अच्छे से। कि an agreement which is
नॉट इनफोर्सिएबल बाय लॉ, वो क्या होता है, वॉइड एग्रीमेंट। मतलब जो इन्फोर्सिएबल नहीं है लॉ के द्वारा। अब इन्फोर्सिएबल लॉ के द्वारा किन चीज़ों में नहीं है, इन कंडीशन में नहीं है कि या तो वो जो एग्रीमेंट है वो क्या है, इल्लीगल, किसी इल्लीगल एक्ट के लिए है, किसी इल्लीगल एक्ट को करने के लिए, या वो फॉरबिडन बाय लॉ है, लॉ के द्वारा मना किया हुआ है, फॉरबिडन बाय लॉ, या वो प्रोहिबिटेड है लॉ के द्वारा, या वो कॉज करता है इंजरी टू पब्लिक। ये सारे एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, और ये जितने भी एग्रीमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, वॉइड एब इनिशियो। मतलब ये जीरो होते हैं, ये वॉइड होते हैं फ्रॉम दी बिगिनिंग। ये स्टार्टिंग से ही जीरो माने जाते हैं ये वॉइड एग्रीमेंट जो होते हैं। अब जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल के साथ हम आपको बता देते हैं कि जैसे ए है और ये बी है, ये दोनों एक दूसरे में क्या कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि हम दोनों आपस में सेल एंड परचेजेस ऑफ थेफ्ट प्रॉपर्टीज। मतलब ये जो दोनों हैं ये दोनों सेल बाय करेंगे चोरी हुई की चीज़ों की, और चोरी की चीज़ों को रखना और उनको खरीदना या बेचना, यही सारी चीज़ क्या हैं, इल्लीगल। तो ये क्या हो जाएंगे, वॉइड एग्रीमेंट। आई होप आपको समझ में आ गया कि वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है। वॉइड एग्रीमेंट वो होता है जो इन्फोर्सिबल बाय लॉ होता है, मतलब लॉ के द्वारा वो स्टार्टिंग से ही वॉइड माने जाते हैं, बिगनिंग से ही जब से वो बनते हैं, और उनको क्या होता है, उनको कोई लीगल रेमेडी अवेलेबल नहीं होती है कोर्ट के द्वारा अगर उनमें कभी कोई डिस्प्यूट होता है तो। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं हम सब क्लॉज एच। ये क्या है, ये तो बताता है कि वॉइड एग्रीमेंट क्या होता था, इसमें ई में बताता था वॉइड एग्रीमेंट, और आई में बताता है कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। कॉन्ट्रैक्ट वो होता है, सॉरी जी में बताता है वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है, एच में बताता है एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, मतलब कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वो जितने भी एग्रीमेंट जो लॉ के द्वारा इन्फोर्सिएबल हो, मतलब कोई लीगल हो, फ्री कंसेंट के द्वारा हो, लीगल ऑब्जेक्ट हो, लीगल कंसिडरेशन हो, वो सारी चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। यहाँ पे हम समझते हैं एग्जाम्पल के द्वारा। मतलब एन एग्रीमेंट which is enforceable by law, वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं कॉन्ट्रैक्ट।
और ये इन्फोर्सेबल लॉ का मतलब क्या होता है कि वो फ्री कंसेंट से हों, लीगल ऑब्जेक्ट हो, लीगल कंसीडरेशन हो, कॉम्पिटेंट पार्टीज हों, कॉम्पिटेंट पार्टीज हों, और भी बहुत सारे पॉइंट हैं, जब हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे तब अच्छे समझेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। और अगला है सब क्लॉज आई। सब क्लॉज आई बात करता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। किसके बारे में? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वो होते हैं जो एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ होते हैं। किसके ऑप्शन पे? जो एग्रीव्ड पार्टी होती है, किसी और के उस पे नहीं। क्या होते हैं? मतलब वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? मतलब an agreement which is enforceable by law at the option of aggrieved party of the contract। मतलब कि जो पार्टी उस कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीव्ड है, जैसे ये पर्सन ए है, ये बी है, ठीक है, और ये क्या करता है, इसकी कार परचेज करता है, इसकी बी की कार परचेज करता है। कितने में? 3 लाख रुपए में, ठीक है। और ये उससे क्या बोल के परचेज करता है? उसको मिस रिप्रेजेंटेशन, मतलब उसको झूठ फ्रॉड करके कि तुम्हारी कार तो ये बहुत पुरानी हो गई है, इसकी मार्केट में कोई वैल्यू नहीं बची, इसका इंजन ख़राब हो गया, ये वो, और इसकी इंश्योरेंस वैल्यू भी नहीं है, तो इसको बहका के ये इसकी गाड़ी 3 लाख रुपए में ले जाता है। पर रियल में उसकी गाड़ी बिल्कुल सही होती है, ठीक होती है, उसकी रियल वैल्यू होती है जो 5 लाख रुपए। तो जो ये बाद में से इसकी गाड़ी खरीद ली है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ है, ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होगा, क्योंकि उसने उसकी फ्री कंसेंट से नहीं ली, उसको झूठ बोल के मिसरिप्रेजेंटेशन करके उससे ये गाड़ी खरीदी है। अगर एट द टाइम ऑफ सूट, जब इन दोनों में डिस्प्यूट होता है, बी जो कहता है वो क्या कहता है कि तुम बाकी के मुझे 2 लाख रुपए दे दो और ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं होगा, और ए इसको वो 2 लाख रुपए दे देता है ये इसको। तो ये क्या है, अगर बी इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाता है, बी इसमें ऑब्जेक्शन नहीं उठाता है 2 लाख रुपए मिलने पर, क्योंकि उसकी जो रियल वैल्यू होती है 5 लाख रुपए उसको मिल जाती है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाएगा।
अगर वो नहीं मानता कि नहीं, अगर वो ऑब्जेक्शन उसमें कर देता सूट फाइल की, नहीं तुमने तो मुझसे ये झूठ बोला, तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड। क्योंकि वॉइडेबल मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो सकता है, जो स्टार्टिंग से तो वैलिड था पर कुछ लीगल उसके लिए इन्फोर्सेबल लीगलिटी के कारण कि उसने उसकी कंसेंट ली, मिसरिप्रेजेंटेशन से फ्रॉड थी, उसकी फ्री कंसेंट नहीं थी, इस ग्राउंड पे उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइडेबल कहलाता है, और बाद में जाके वॉइड उसको कोर्ट जो है उसको नल एंड वॉइड कर देगा, नल एंड वॉइड कर देगा। मतलब इसकी कार इसको वापस हो जाएगी, और जिसके इतने पैसे इसने लिए थे उसको पैसे इसके वापस इसके पास चले जाएंगे। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अगला है हमारा लास्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट मतलब नल एंड वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। इसकी हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि ए कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी एनफोर्सिबल बाय लॉ बिकम्स वॉइड। A contract which ceases to be enforceable by law becomes void when it ceases to be enforceable। मतलब इस समझते हैं हम कि void कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, void कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। जैसे मान चलिए ये एक बिजनेसमैन है रसिया का, और ये बिजनेसमैन है यूक्रेन का। ये दोनों आपस में, ये इससे डिलीवरी के लिए कुछ पैसे देता है कि 10 करोड़ रुपीज का कुछ सामान इससे मंगाता है, और ये प्रॉमिस करता है, प्रॉमिस टू डिलीवरी ऑफ गुड्स। पर क्या है कि इन दोनों में, रसिया में और यूक्रेन में क्या हो जाता है, वॉर हो जाता है। तो रसिया और इससे सामान आना जाना इम्पॉसिबल हो जाता है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्म होना इम्पॉसिबल हो जाता है, इम्पॉसिबल हो जाता है। तो क्या है, जो ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो नहीं पाएगा, इन्फोर्स नहीं आ पाएगा, इन्फोर्समेंट में नहीं आ पाएगा, तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वो क्या हो जाएगा, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये भी वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। एक बार आपको यहाँ से क्विकली रिवाइज करा देते हैं। ये नाम इसका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872 है। ये 25 अप्रैल 1872 में इनेक्ट हुआ था, मतलब जब ड्राफ्ट हुआ था बना था, और ये 1 सितंबर 1872 में इन्फोर्स में आया था। ये होल ऑफ द इंडिया में एप्लीकेबल है, और जम्मू और कश्मीर का जो स्पेशल प्रोविजन था वो ख़त्म हो गया है। और ये
सेक्शन 2 में इंटरप्रिटेशन ऑफ क्लॉजेस है, इसमें डेफिनेशन दे रखी है। इसमें क्लॉज ए में ऑफर और प्रपोजल की दे रखी है। ऑफर और प्रपोजल क्या होता है? जब वन पर्सन दूसरे पर्सन को अपनी विलिंगनेस जाहिर करता है उसकी कंसेंट लेने के लिए, किसी एक्ट को करने के लिए या ना करने के लिए, कोई सामान ट्रांजैक्शन खरीदने के लिए, उसको हम कहते हैं प्रपोजल। और क्लॉज बी बात करता है प्रॉमिस के बारे में। जब ऑफर को प्रॉमिसी एक्सेप्ट कर लेता है तो वो प्रॉमिस हो जाता है। जो पर्सन क्लॉज सी बात करता है प्रॉमिसर और प्रॉमिसी के बारे में। जो मेकिंग द प्रपोजल, जो पर्सन ऑफर प्रपोजल देता है वो प्रॉमिसर होता है। जो प्रपोजल को एक्सेप्ट करता है वो होता है प्रॉमिसी। क्लॉज डी बात करता है कंसीडरेशन के बारे में। कंसीडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न क्विड प्रो क्यू। जब डिज़ायर ऑफ द प्रॉमिसर पे जब प्रॉमिसी या एनी अदर पर्सन उसका वो काम कर देता है या डिलीवरी ऑफ गुड्स कर देता है और बदले में उसका जो अमाउंट होता है, मनी डिलीवरी चार्ज या गुड्स के जो पैसे होते हैं उसको मिल जाते हैं। जो कंसीडरेशन या तो जो एक डिलीवरी ऑफ गुड्स होता है या उसका जो प्रॉमिस टू पे होता है वो क्या होता है? कंसीडरेशन फॉर द प्रॉमिस। अगला क्लॉज आता है क्लॉज ई। एग्रीमेंट क्या होता है? एग्रीमेंट होता है एवरी प्रॉमिस या एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस प्लस में फॉर्मेशन ऑफ कंसीडरेशन। जब प्रॉमिस या सेट ऑफ प्रॉमिस प्लस में कंसीडरेशन हो जाता है तो वो हो जाता है एग्रीमेंट। और क्लॉज एफ बताता है कि रेसिप्रोकल प्रॉमिस क्या होता है? रेसिप्रोकल प्रॉमिस वो होता है जो प्रॉमिस कंसीडरेशन या पार्ट ऑफ कंसीडरेशन क्रिएट करते हैं एक दूसरे के लिए, वो होता है रेसिप्रोकल प्रॉमिस। और ये अगला आता है कि वर्ड एग्रीमेंट क्या होता है? वर्ड एग्रीमेंट वो होता है जो इन्फोर्सिबल नहीं होता लॉ के द्वारा। और कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जितने सारे एग्रीमेंट होते हैं वो इन्फोर्सिबल बाय लॉ हो तो वो हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट। और इसमें आता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? जो एग्रीमेंट जिनकी एनफोर्सिएबिलिटी डिपेंड होती है एग्रीड पार्टी। एग्रीड पार्टी कौन होती है? जब दो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट की होती हैं। जब ए पर्सन बी पर्सन से उससे मिसप्रेजेंट में विदाउट फ्री कंसेंट कोई उससे सामान खरीद लेता है या कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करता है, स्टार्टिंग में तो वो वैलिड होता है, बाद में अगर उसको पता चल जाए एग्री पार्टी को, बी पर्सन को, अगर वो कोर्ट में सूट फाइल कर देता है कि इसने मेरे बिना कंसेंट के, फ्री कंसेंट के ये कॉन्ट्रैक्ट इसको या मिसप्रेजेंट करके ये मुझसे सामान खरीदा, तो वो अगर वो उसको केस को उसमें कोर्ट में केस करता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। अगर वो नहीं करता, साइलेंट रह जाता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा। अगला आता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? जब स्टार्टिंग में तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो वैलिड होते हैं, बट कुछ परिस्थितियाँ या कुछ सिचुएशन ऐसी आ जाती है उनकी परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल हो जाती है। जैसे वॉर हो जाना किसी देश में, या फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाना, या वो जिस पर्सन को वो कॉन्ट्रैक्ट करना था वो उसका मर जाना। जैसे ए सिंगर है, बी ने किसी एल्बम बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया था पर एल्बम बनाने से पहले उसका डेथ हो जाती है, तो वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है ना, उसके दोबारा कोई गाना नहीं गा सकता उसके अलावा, तो वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होना इम्पॉसिबल है, तो वो हो जाता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। आई होप ये भी समझ में आया हो गया। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियोज़।